चलिए तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके ज्योग्राफी के क्लास में। पिछला क्लास जहां पे हम लोग रोके थे वहां पे भारत में जो अलग अलग प्रकार के फसल का उत्पादन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और शनिवार को आपका क्लास नहीं चला था और इसके बारे में हम सुन भी लिए थे। तो आज सुनेंगे नहीं, आज सीधे हम लेक्चर लेंगे। हाँ, कल आप लोगों को सुन सकते हैं, उसके बाद लेक्चर लेंगे। आज आपको ब्रेक है, कल कहीं से कुछ पूछेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पिछले क्लास, अरे आज नहीं जी, कल पूछेंगे तो आज याद करेगी ना? है ना, ब्लैक थी है। तो सुनिए, तो आज हम लोग उसके आगे ही कहानी पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, उन सबको कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग उसके आगे ही क्लास करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत में कृषि के विकास कैसे कैसे हुआ है। अभी हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे थे वहां भी कृषि ही पढ़ रहे थे, और भूगोल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कृषि ही। लेकिन इतिहास में तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लिए हैं। अब इन दोनों में एक अंतर है। इतिहास में जो कृषि पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मुगल काल के, कुछ टाइम पे का विकास हुआ या का नुकसान हुआ, और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल 1950 के बाद की कहानी पढ़ रहे हैं। और वहां पे पढ़ेंगे हम लोग 1500 से लेकर के 1600-1700 ईस्वी जो है वो वाला 200-250 साल की कहानी, ठीक ना? तो कहानी सेम है लेकिन टाइम पीरियड आगे पीछे है। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम लोग यहाँ पे भारत में जो कृषि के विकास हुआ है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक और जरूरी बात, ये जितना भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो है आपका NCERT से, ठीक? और NCERT के अनुसार आज है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना ही है, ठीक? लेकिन भारतीय भवन में थोड़ा सा और टॉपिक है, एक पशुपालन टॉपिक है, तो उसको भी हम देखेंगे। एगो दूगो जेगो क्लास लगे उसको भी हम निपटा ही देंगे, ठीक ना? और उसके बाद ये क्लास खत्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भारत में कृषि के विकास। और विकास कब से हम लोग पढ़ेंगे? आजादी के बाद के टाइम पर। देखो, सबसे पहले आजादी से पहले भारत में कृषि बस एक समझो कि जीविकोपार्जन वाला अर्थव्यवस्था था। यानी खेती मुख्य रूप से क्यों किया जाता था? अपना जीवन के गुजारा करने के लिए। यह व्यवसाय के रूप में नहीं था। व्यापार के उद्देश्य से खेती नहीं की जाती थी। खेती करने का उद्देश्य क्या था? अपना जीवन गुजारा करना, ठीक? और उसके बाद आगे चल करके देखो तो 20वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1950 तक के बीच में कई सारे अकाल पड़े, सूखा पड़ा, क्योंकि ये उस टाइम पे अंग्रेजों की शासन थी और वो खास व्यवस्था सिंचाई सबके किया नहीं था, तो सूखा के कारण अकाल पड़ गया। और उस टाइम पे यहाँ की कृषि की हालत और खराब हो गई थी, एकदम दयनीय स्थिति में थे। उस टाइम के लोगों का पिक्चर देखोगे ना, खास करके बंगाल के लोगों का देखो, हड्डी जिंदगी के शरीर में के कुपोषण का इतना शिकार हो चुके थे, क्योंकि देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखमरी थी, समझ गई? तो कंकाल और उस पे जो ये हमने के स्किन है, इसके अलावे और कुछ नहीं था, अंदर मांस नाम के कोई चीज नहीं था। ऐसी भूखमरी, अकाल, सुखाड़ पड़ा था। तो उस टाइम पे कृषि की हालत एकदम दयनीय हो गई थी। उसके बाद आया 1947, 14 अगस्त, आधी रात, और भारत का हो गया बंटवारा। बंटवारा कैसे? कि जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वो बनेगा पाकिस्तान, और जहां पे हिंदू के ज्यादा है वो बनेगा हिंदुस्तान। जो भारत में रहना चाहता है भारत में रहे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिले। ये सब कहानी आगे हम लोग लास्ट इतिहास पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक ना? राजनीति में इसे पढ़ लिए हैं पहले चैप्टर में, ठीक? तो यहाँ पे जब विभाजन हुआ तो देश का बंटवारा हुआ, और लगभग 1/3 हिस्सा जहां पे सिंचाई की व्यवस्था थी, खेती बढ़िया होता था, वो चला गया पाकिस्तान में। आज के टाइम पे कहो तो कुछ हिस्सा गया पाकिस्तान में, कुछ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से, बाद में बांग्लादेश बन गया। तो पूरा हिस्सा चला गया कहाँ? आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और हमारे पास सिंचित भूमि की कमी हो गई, तब उत्पादन और कम होगा, क्योंकि सिंचाई सबकी तो व्यवस्था है नहीं, तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये एक और हमनी के लिए समस्या आ गया। उसके बाद देखिए
जब हम लोग आजाद हो गए, संविधान वगैरह बन गया, तो हमारी सरकार की जब निर्माण हो गया, स्थापना हो गया, उसका गठन कर दिया गया, तब हमारी सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोगों को खाने की पूर्ति कैसे करवाएं, लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, भरपेट भोजन कैसे मिले, और ये सबसे बड़ा उनका चैलेंजेस था। कई सारे समस्याएं थी, कई सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियां सामने खड़ी थी, और सभी चुनौतियों को एक एक करके खत्म करना था। उन सारी चुनौतियों में एक कौन था? ये खाने पीने की समस्या। बाकी को तो हम हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन ये खाने पीने की समस्या सबसे पहले इसका निदान करो, क्योंकि पेट भरता है तब बाकी काम करने में मन लगता है। मनुष्य के 5 मूलभूत आवश्यकता में सबसे पहले आता है रोटी, यानी भोजन, तब कपड़ा, तब मकान, तब शिक्षा, तब स्वास्थ्य। ठीक, तो सबसे पहला चीज कहीं यहाँ पे बहुत किल्लत थी। तो सरकार का पहला उद्देश्य क्या था कि खदानों के उत्पादन को बढ़ाइए, खाने पीने के जो अनाज है उसके उत्पादन में वृद्धि करना है, ताकि ये जो खाने की समस्या है वो खत्म हो। और इसके लिए हमारी सरकार ने 3 तरह के उपाय अपनाए। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह किसकी खेती किया जाए? खाने वाले की, यानी कि जहां पे आप तंबाकू की खेती कर रहे हैं, कपास के, जूट की खेती कर रहे हैं, गन्ना की खेती कर रहे हैं, कहा गया कि उसको रोकिए और खेती कीजिए धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के, ताकि खाने की पूर्ति हो सके। पहला चीज। दूसरा क्या किया गया? कृषि गहनता को बढ़ाया गया कि एक ही खेत पर एक से अधिक फसल को हम लगाएं ताकि उत्पादन ज्यादा हो। उसके बाद जो बंजर भूमि था लेकिन उसमें कृषि हो सकता था, या जो परती भूमि था जिसपे कृषि नहीं हो रहा था, उन भूमि को भी क्या किया गया? कृषि भूमि में बदला गया, कृषि लायक बनाया गया, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। और ये 3 चीजों को अपना करके सरकार ने खाने पीने की जो अनाज है, जो फसल है, उसके उत्पादन में वृद्धि करने की प्रयास की। ठीक, प्रारंभ में इस नीति से खदानों का उत्पादन बढ़ा, शुरुआत में बढ़ा, लेकिन फिर 1950 के दशक के बाद एकदम नीचे में है, और 60 के टाइम पर तो फिर से यहाँ पे अकाली सब पड़ गया, सूखा पड़ गया, और स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, दयनीय हो गई। ठीक, अब जैसे ये समस्या आया तो सरकार इससे निकलने के लिए 2 चीज लाया। एक का लाया जिला कार्यक्रम, किसके लिए? गहन कृषि के लिए, और एक लाया तुमको गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये 2 वो कार्यक्रम के वो निर्माण किया, ताकि ये जो अभी की समस्या है उसको क्या करे? खत्म करे। देख रहे हो कैसे हम लोग कृषि से जूझ रहे थे। कहानी बस यही देखना है कि कभी उत्पादन घट रहा था, कभी बढ़ रहे थे। सब मिला के स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास खाने पीने के अनाज की भी कमी थी, और सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि इस समस्या का निदान किया जाए। उसके लिए एक से एक योजना, संगठन, संस्था का निर्माण वो कर रही थी। ठीक ना? फिर देखो 1960 के दशक तक 2 अकाल पड़ गया, 1965 आते आते, और स्थिति और डामाडोल हो गया। ये ऐसी स्थिति आ गई कि हमें भोजन बाहर से मंगाना पड़ा। अब मजा आता हो, लगन शुरू हुई थी ना, आज जितना आता ना डीजे होला, कहीं रोके चाहे ना रोके, इज्जा पक्का रोक तो काज नहीं कहे रोको है, ऐजा रोक के 5 मिनट बजाता हो, हमने झूमित रही। यस, एक से एक रंगीन रंगीन गाना बजाता है, एकदम अंदर से नाचे लगले ना। हमरा ही तो कर दलथिन ऐसा ना कि सबसे बड़ा डर यह बात कही कि वो फाइन न हो जाए। इतना माने बॉक्स है ना ओकरा में कि हार्ट पेशेंट वाला के हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, वो पास वो एथी नहीं है, अलाउ नहीं है, पहले उसका परमिशन लेना होता है, तब वो बजा सकते हैं। और वह सबसे बड़ी समस्या है कि तो हम थोड़े किए हैं, उधर से किए हैं वो लोग की दरवाजा लगाने के लिए। नहीं था, इधर हो गया 1 सप्ताह पहले। बाकी तुनित के तरफ से नहीं लगेगा दरवाजा, उन्हें में है। अब 180 को 200 गाड़ी है, कम से कम ना, कम से कम ना तो 150 गाड़ी है खाली 4 चक्का। सोचो, हाँ सोचो, तो गांव में है, करने में आएगा, जाम लग जाएगा। नहीं, समस्या हो जाएगा। गांव घर में शादी रहेगा तो जाम लग जाएगा। 150 गाड़ी लगने के लिए जगह ना चाहिए, तो जाएगा वहां से नौतपुर से पुल पकड़ेगा सरमेरा वाला, वहां रोनिया मोड़ पर रोकेगा, सब सरमेरा पे यहाँ हुआ, जाम नहीं लगेगा।
वहीं पे यहाँ से नाश्ता पानी सब जाएगा, गाड़ी में पैक होकर के सब यहीं से पैकिंग रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा, और गाड़ी में सबके नाश्ता पानी करवा के एक साइड में एक लाइन में गाड़ी करवा देना है कि दूसरा के पास मिल रहे, उन्हें गाँव ना है, खाली जगह है, इन्हें में ढेर माने गाँव है, गिचिर बिचिर घूम घुमा है, उन्हें सीधा रास्ता है, दरवाजा लग ही जाएगा, पीछे से 150-200 जो गाड़ी रहेगा वो लाइन में रहेगा, फिर आएगा गाँव में। शंकर जी के हमारे जो मंदिर है वहाँ पूरा खाली खेत है, उसमें बनाया जाएगा गाड़ी लगाने के लिए स्पेशल पार्किंग, खाली 200 गाड़ी के, और एक तरफ से उतरने वाला, एक तरफ से चढ़ के निकलने वाला, वहाँ पे गाड़ी लगेगा। अभी पैसा वैसा दिया आएगा, तब आएगा समियाना ही सब बोला, टेंट वाला, वो पूरा नापी करेगा कि कहाँ पे का कैसे कैसे बनाना है, सब कुछ के एकदम डिजाइन, पहले नक्शा तैयार होगा, उसके बाद बनेगा, ठीक। तो वो हमारा ही अलग समस्या है, आप लोग चर्चा कराते, हम कभी चर्चा करते हैं, आप लोग बुलवा दिए। अब इधर देखिए, होने के बात करके देखिए, तो 1960 में जब 2 अकाल पड़ा था, हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हमें विदेशों से खाने की अनाज मंगवाने पड़ी, आयात करना पड़ा, ठीक। और तब जाकर के यहाँ पे सरकार ने कहा कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा, इसमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। और उसी टाइम पर मैक्सिको में एक नया गेहूं आया था जो उत्पादन ज्यादा करता था, कम लागत और उत्पादन ज्यादा, और उसी टाइम पे फिलीपींस में नया किस्म के चावल आया। तो हमारी सरकार ने सोचा कि जितना हम यहाँ पे चावल और गेहूं खाने के लिए आयात कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि क्या करें, हम बीजे मंगा ले इसका, और जो भी इसका तरीका है उस तरीके से हम इसकी खेती करवाएं ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। तो इसको भारत में मंगवाया गया, नयका तरीका के गेहूं कहां से है, मैक्सिको से, और नयका जो धान आया था उसको फिलीपींस से, और इसको रोपा गया कहां, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो देखो ये हमने के होगा पंजाब, ये हरियाणा, आई होता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ई वाला कौन से भाग में आएगा, इधर क्या चीज है, इधर कौन सी दिशा है, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, समझ गए। तो इस इलाके में इसकी खेती की गई, इसकी खेती यही करने का मुख्य कारण था कि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे इसकी कृषि की गई, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, और जब इन सारी चीजों का प्रयोग करके बेहतर तरीके से जब उसकी खेती किए तो उत्पादन में वृद्धि हुई। शुरुआत में ये खेती इसी तरफ होता था, इन्हीं राज्यों में, ठीक, इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात भी है, तो इन्हीं राज्यों में इसकी खेती होती थी, क्योंकि हमारे तरफ में अगर देखो तो सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं थी, इसमें कीटनाशक दवा, रासायनिक खादों का प्रयोग होता था जो कि उतना उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसकी खेती कहाँ की गई, जहां अनुकूल वातावरण था, तो इन राज्यों में किया गया, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में, ठीक। और उत्पादन में वृद्धि हुआ, इतनी वृद्धि हुई कि अब हम आयात नहीं निर्यात करने लगे, जो हम मंगवाते थे अब क्या करने लगे, भेजने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और इसी क्रांति को नया नाम दिया गया, क्या, हरित क्रांति। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ गेहूं को, गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, इसलिए देखो आज भी गेहूं के उत्पादन में सब राज्य आगे है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आज भी गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो इसकी वृद्धि हुई थी, तो इसका नाम क्या रखा गया, हरित क्रांति, ठीक। हरित क्रांति क्या है ये पूछता है, नोट्स में आपको वो मिलेगा। अब देखो हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त जो कृषि निवेश था, जैसे कि उर्वरक डालना, खाद, कीटनाशक दवा डालना, नए नए यंत्रों का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, इसके जुड़ा हुआ उद्योग, ये सब जो भी चीज है इन सबको विकास में प्रोत्साहन दिया, इन सब चीज का विकास हुआ। अब जब हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमको नए नए औजार चाहिए ना, ट्रैक्टर चाहिए ना, हार्वेस्टर चाहिए ना, कीटनाशक दवा चाहिए ना, पानी पटाना है तो बोरिंग चाहिए ना, नलकूप, तो उन सब चीजों का भी विकास हुआ। जब इसका उत्पादन बढ़ा तो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्री थे, जो उद्योग थे, वो भी लगने लगा, ताकि गेहूं से आटा बने, धान से चावल बने, तो ये सारी चीजों का यहाँ पे धीरे धीरे विकास होने लगा था, ठीक। और आगे चल करके हम क्या हो गए, उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, अब हम इतना खाने पीने की चीज उपजाने लगे कि हमें किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं थी। देखिए धीरे धीरे हम विकसित हो रहे हैं, नाम ही है यहाँ पे कृषि के विकास भारत में कैसे हुआ है, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद देखो धीरे धीरे 1980 के बाद फिर सरकार ने कहा कि अब इसको खाली हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहीं रखेंगे, इसको पूरे भारत में फैलाना है, और तब ये पहुंचा कहाँ, मध्य भारत और पूर्वी भारत में, कि इन राज्यों में भी इसकी खेती
की जानी चाहिए। खेती आगे बढ़ा और इसके लिए कई सारे निर्माण भी किए गए, जिसे बताया गया है कि 1988 में कृषि विकास में पारदर्शिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु में नियोजन प्रारंभ किया गया और कृषि को और विकसित किया गया, सभी राज्यों को मिला करके, और कृषि को आगे बढ़ाया गया ताकि उत्पादन बढ़े, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसी के साथ साथ यहाँ पे कृषि तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ पशुपालन, जल कृषि का भी यहाँ पे विकास हुआ। जल कृषि मतलब समझती है, वैसा फसल जिसकी खेती कहाँ होता है, जल में, जैसे पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है, ठीक। फिर वो जो इतना बड़ा बड़ा दाना होता है, शादी ब्याह में बनता है, क्या नाम है, बिहार में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वो, और हाँ मखाना, तो ये सब कहाँ होता है, पानी में। तो जल कृषि को भी बढ़ावा दिया गया, कृषि को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, पशुपालन को भी आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अब जब हमारे पास फसल हो रहा है तो गाय भैंस जो भी जानवर है, मवेशी है, उसके लिए चारा की भी व्यवस्था हो गई थी, तो इसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। फिर 1990 में अपनाया गया क्या चीज, उदारीकरण की नीति। इस टाइम पे आया प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ना समझ में आया, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, और इस चीज से कृषि का और ज्यादा विकास हुआ, हम लोग धीरे धीरे विकसित हो गए, और आज जो स्थिति है वो आप लोगों को पता है, ठीक। फिर भी अभी हम लोग उतना विकसित ना हुए जितना होनी चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज और आया था, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, कुछ मिशन बनाया गया। सतत मतलब होता है हमेशा कृषि का विकास होते रहे, उसके लिए कुछ काम किया गया था। पहला काम क्या किया गया कि यहाँ पे कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक टिकाऊ और लचीला बनाया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारी जो फसल है वो मौसम के अनुसार टिक नहीं पाता है, खराब हो जाता है। तो पहला उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे, बीज को या फसल को ऐसे हम तैयार करें कि वो मौसम को झेल पाए और ज्यादा दिन तक टिके और फसल अच्छी लगे। तो इसी के लिए लाया गया था राष्ट्रीय मिशन, और इसमें 4 गो लक्ष्य था। पहला का था कि जो जलवायु के परिवर्तन के प्रभाव फसल पे पड़ता है उसको क्या कर देना है, कम कर देना है, ताकि फसल बर्बाद न हो। पानी के उपयोग को बढ़ाना है, क्योंकि कृषि करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी की उपलब्धता को भी क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद फसल अच्छी होने के लिए मिट्टी में उर्वरता होनी चाहिए, तो उर्वरता को बढ़ाना है। हमारे यहाँ सूखा और बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है, बिहार में तो और ज्यादा रहता है, तो इस समस्या को भी क्या करना है, निपटा देना है, और किसानों की आय और उत्पादन को भी बढ़ाना है। ये सब उद्देश्य था किसका, ये जो सतत कृषि विकास था ना, राष्ट्रीय मिशन है, उससे कहा कि इन सारी चीजों में सुधार करना है, ठीक। उसके अलावा और क्या किया गया है, आज के टाइम पर सरकार ने हम किसानों के लिए कई सारे नए नए नियम लाए हैं, जिसमें एक है तुम्हारा किसान पोर्टल। यहाँ से हमें कई सारी चीजों की जानकारी मिलती है, वो भी मोबाइल के माध्यम से। आज आपके पास आता है वो किसान के ऐप, आप वहां से जान सकते हैं कि कब हमको क्या करना है, किस फसल को किस मिट्टी में लगाना है, किस महीने में लगाना है, कितना खाद कितना पानी, सब कुछ उस पर सिखाया जाता है। तो उसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी नहीं थे। वो है कौन जी, मारो तो एक झपड़ खींच के, मारो मारो, अरे मारो ना तुम, हम देना है ऑर्डर है, कुछ है तनी साइड रहना सब। ए तुम थोड़ा इधर हो जाओ, ए लड़की, ओए तू थोड़ा उधर हो जाओ, हाँ उसको हमको सामने रहने दो। चलो इधर देखो, तो किसान पोर्टल पर क्या क्या मिलता है, सरकार हमें कौन कौन सी सुविधाएं देती है। देखो पहला, यहाँ पे आपको कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी मिल जाएगा। वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं। ऐप है, आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप ब्लॉक में जाकर के जानकारी उसकी ले सकते हैं, वहां भी आपको पूरा विवरण दिया जाता है। ब्लॉक में जाइएगा ना तो किसानों के लिए बड़ा बड़ा हेड बैनर लगा हुआ रहता है, उसमें हाँ उसमें हर चीज बताई गई है कि किसानों के लिए सरकार कौन कौन सी व्यवस्था की है। तो ये किसान पोर्टल देखो, इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले किसानों की बीमा, कृषि का भंडारण, कि तुम्हारा जो उत्पादन हुआ ना तुम्हारे यहाँ खराब हो जाएगा तो सरकार कहेगी कि तुम मेरे यहाँ रखो, ठीक। नहीं, वो पूरा व्यवस्था करके रखेगी, और आपको रसीद मिल जाएगा कि आपका इतना ये अनाज यहाँ रखा हुआ है। तो वो फसलों के बारे में जानकारी मिलेगा,
उसके बाद जो भी उसकी गतिविधि है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। बीज, कीटनाशक, कृषि के जो मशीन होता है, ट्रैक्टर, हल, जो भी चाहिए, इन सभी चीजों की यहाँ पे जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगा कि हमको कौन कैसे मिलेगा, कैसे हमको खेती करना है, हर तरह की जानकारी। उसके बाद आपको उर्वरक की जरूरत है, खाद की, वो भी मिलेगा। बाजार में इसकी क्या मूल्य है, अभी जैसे गेहूं हम उत्पादन किए तो बाजार में अभी उसकी क्या कीमत है, वो भी जानकारी मिलेगा। कार्यक्रम या जो भी कल्याणकारी जो भी योजनाएं आएगी सब आपको एक किसान पोर्टल पर मिल जाएगा। मिट्टी की उर्वरता कैसे बना के रखे, भंडारण कैसे करे, बीमा कैसे होगा, इसके लिए ब्लॉक में भी काम किया जाता है। आपको ऐप पर समझ में नहीं आ रहा है, पोर्टल पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ब्लॉक चले जाइए, वहां भी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और प्रशिक्षण किस माध्यम से, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब समझती है, यहाँ बता दिए हैं। यानी एक ऐसे तुमको पुस्तक की तरह मिल गया, इसमें एक सवाल होगा, दूसरा जवाब देगा, फिर सवाल होगा, फिर जवाब। यानी एक तरह से ये इमेजिन किया गया है कि एक किसान कौन कौन से सवाल कर सकता है, तो उन सवालों को लिखा गया है, फिर उस सवाल के जवाब दिया गया है। जिसे पूछेगा इसे कि राम नाम के किसान है जिसने श्याम नाम के किसान से कहा कि भाई हम सोच रहे हैं कि अब गेहूं कट ही गया, लगले धान रोप दे, तो श्याम उसको समझाएगा कि अभी धान का सीजन नहीं है। अब उसके बारे में बताएगा कि धान को हम जून जुलाई में रोपते हैं क्योंकि इसको इतना पानी, इतना तापमान, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है, तो सारी जानकारी दे रहा है। तो इसी सवाल और जवाब के रूप में तुमको वहां पे सब लिखा हुआ है, आपको उन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी और वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद और भी कुछ बताया गया है कि फार्म फ्रेंडली हैंडबुक और योजना दिशा निर्देश से डाउनलोड करके यहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी, खेती के बारे में ले सकते हैं। देख के कहा से बच्चे लुक है तोरा, आगे देखो। उसके बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी विकास। जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ तो प्रौद्योगिकी का जो उद्योग हैं उनका भी यहाँ पे विकास हुआ है। जैसे मान लो गन्ना के खेती में विकास होगा तो चीनी के फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर गेहूं का उत्पादन में वृद्धि होगा तो आटा मैदा के फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होता है तो प्रौद्योगिकी विकास भी होता है। तो पिछले 50 वर्षों में देखो या 75 वर्षों में देखो, तू जो ना बुआ, तो यहाँ पे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। 1950 से आज तक में देखो तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। कैसे कैसे हुआ हम पीछे देख लिए हैं। ठीक, और प्रौद्योगिकी में भी साथ ही साथ काफी विकास हुआ है। ले जाओ। उसके बाद देखिए बहुत सी फसल जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, कपास, इसके उत्पादन में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ ये चावल और गेहूं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है, इतना कि हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक, जनसंख्या पर पहला पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार, याद रखना। ठीक, जनसंख्या घनत्व अलग होता है, साक्षरता के दर पर अलग होगा। क्या चीज दूसरा पर महाराष्ट्र। अब आइए ने, तो देखो आज के टाइम पर इन सब फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। और जब इन सारी फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुआ तो इससे जुड़े हुए जो प्रौद्योगिकी है उनका भी विकास हुआ है। इन फसलों के उत्पादन की वृद्धि में इसका बहुत बड़ा हाथ है। सिंचाई, अगर फसल को सही टाइम पर पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो सिंचाई ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है क्योंकि सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है। अभी देखो बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार में क्या किया गया है, हर नलकूप तक बिजली पहुंचाया गया है। आप अपने खेत में नलकूप लगवाइए, बोरिंग, आप जाइए कि हम बोरिंग लगवाए हैं, बिजली लीजिए और आपको जहां बोरिंग है वहां तक पोल के माध्यम से बिजली पहुंचा दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कई सारी सरकारी बोरिंग भी बनाए गए हैं, नहरों की खुदाई की गई है ताकि इसकी पूर्ति की जाए, लेकिन अभी भी स्थिति उतना नहीं सुधरा है जितना होना चाहिए। अब देखो इसने आधुनिक कृषि पद्धति जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और मशीनों के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया है। अब जब कृषि में वृद्धि हो रहा है हमारे पास तो इनकम भी बढ़ रहा है। तो इनकम बढ़ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, बढ़िया बढ़िया औजार यूज करें
तो बढ़िया बढ़िया औजार बनेगा तब ना यूज करोगे। तब बढ़िया बढ़िया औजार के यहाँ पे फैक्ट्री भी लगने लगा, यहाँ पे ट्रैक्टर के फैक्ट्री लगने लगा, यहाँ पे जो आपका हार्वेस्टर है उसका फैक्ट्री लगने लगा, थ्रेसर का फैक्ट्री लगा, जो फाड़ होता है उसका लगने लगा, या जो खाद है उसका फैक्ट्री लगने लगा, जो भी कीटनाशक दवाएं हैं वो बनने लगी, और इसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। तो कई सारे विकास भी यहाँ से हुए हैं। यहाँ बताया कि 1960 के दशक से आज में तुलना करें तो खाद की खपत 15 गुना बढ़ गई है। जहां हम पहले 1 केजी खाद का प्रयोग करते थे, वहां आज हम 15 केजी का प्रयोग करने लगे हैं। तो उत्पादन हो रहा है तब ना, तो उसका भी तो विकास हुआ। जो खाद के फैक्ट्री उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ना वो हमारी पूर्ति करवा रहा है। तो ये चीज हुआ है। लेकिन हमारे भारतीय कृषि में कुछ समस्याएं भी है। यही आपका अंतिम है और एनसीईआरटी से क्लास खत्म हो जाएगा। ये समस्या समझ लो, एनसीईआरटी से खत्म। अरे मैया तो 13 में समस्या है खाली। अब थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करके यहाँ से अब सब्जेक्टिव वो दीर्घ लघु दोनों इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में कृषि समस्याओं का वर्णन करें। 5 नंबर के आया 5 पॉइंट में बनाओ, 2 नंबर के आया 2 पॉइंट में बनाओ, ठीक। या लिखेगा कि भारतीय कृषि समस्या के किन्हीं भारतीय कृषि के किन्हीं 2 समस्याओं को लिखें, तो इसमें से कोई 2 तुम लिख सकते हो। पहला का है अनियमित मानसून पर निर्भरता। यहाँ के मानसून ये तो तय है कि जून में आता है बरसात और सितंबर अक्टूबर तक या नवंबर तक वो लौट जाता है, लेकिन कब कितना बारिश होगी ये तय नहीं है। हमें ये पता है कि आने वाला 2 महीना बाद बरसात के सीजन शुरू होगा, लेकिन कितना पानी होगा ये नहीं हम जानते हैं। किस दिन कितना होगा नहीं पता। हो सकता है कि फसल तैयार होने पर कस के बारिश हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए। तो ये जो मानसून है वो अनियमित है, ठीक। और हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमने के ज्यादातर भूमि कैसे है, देखो यहाँ बताया कि भारत में केवल 1/3 भूमि ही काची है, सिंचाई लायक है, अब बाकी सब बेकार है। मतलब कि हम किसी न किसी तरह नलकूप पर, बोरिंग पर निर्भर हैं। वहां कब बारिश होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, और इस कारण से उत्पादन सही से नहीं हो पाता है। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम, तो फसल बर्बाद हो जाता है। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पे फसल सूख जाता है। अगर बारिश सही टाइम पे हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो गया फसल काम से। जैसे कि हमनी की अगर बारिश सही टाइम पे ना हो तो हमनी के फसल का होता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक। दूसरा है निम्न उत्पादकता। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करें, जैसे कि आप बात कर लीजिए यहाँ अमेरिका, रूस और जापान से तुलना करिए, तो इन देशों में हमसे ज्यादा बढ़िया उत्पादन होता है, क्योंकि वहां भूमि का आकार बड़ा बड़ा है, ठीक। और सब वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है। जितने भी आधुनिक उपकरण है, औजार है, वो उनके पास अवेलेबल है, तो वो बढ़िया उत्पादन करते हैं। हम लोग उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जिसे यहाँ देख बताया गया कि चावल, गेहूं, कपास, तिलहन जैसे फसलों में जितना बढ़िया उत्पादन अमेरिका, रूस, जापान करता है, उतना बढ़िया हम नहीं करते हैं। ये भी हमारे लिए एक समस्या है, ठीक। उसके बाद भूमि सुधार की कमी। भूमि में बार बार सुधार करने की जरूरत होती है, और हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है। अंग्रेज जब आया था तो वो लाया था महलवारी व्यवस्था, रैतबारी सब बता रहे हैं, और जमींदारी। एक व्यवस्था था महलवारी ना, कि पंजाब सबके टाइप में जो बड़े बड़े किसान होते थे ना, उनको अंग्रेज दे दिया ड्यूटी कि पूरा टैक्स जमा करके तुमको देना है। तो बड़े किसानों को वहां पे महाल कहते थे। तो महलवारी व्यवस्था। इन्हें रैतबारी चल रहा है, सीधे नीलामी कर देंगे, इतना दिन लग गया आपका जमीन, आज दिए तो ठीक है, नहीं देंगे तब छीन लिया जाएगा। जमींदारी ये सब पढ़ना है आगे, मुगल काल पढ़ेगी नहीं सब अंग्रेज को, तो अंग्रेज वाला में ये सब आएगा। जमींदारी एगो सूर्यास्त व्यवस्था था। जमींदार को मिल जाता था टाइम कि आज कितना तारीख है जी, 13, तो उसको टाइम दे दिया कि 23 तारीख, आज क्या महीना है, 5वां ना, 4था, 2026 को आपको टैक्स लाके जमा करना है। हम अंग्रेज, तू जमींदार, हम तुमको कह दिए इस दिन आपको सूर्यास्त तक टाइम है, यानी सूरज डूबने तक। सूरज डूब गया और तब तक नहीं पहुंचाई तो तुम्हारा वो अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा। और ये सब सबसे ज्यादा किसान की हालत खराब किया, क्योंकि अब हम मान लो ये जमींदार है, ये सब किसान है, हम इसको कह दिए कि 23 तारीख के सूरज डूबने से पहले, एक प्रेशर आ गया कि नहीं कि 10 दिन में हमको देना है।
अब तुम इस दोनों के पास ये कहे कि ये टैक्स जमा करो, ये कहे कि अनाज ना हुआ है हम कहाँ से दें, इसको तो पैसा देना है, चाहे पैसा दो चाहे अनाज। तो क्या करेगी, जो गाय भैंस है, हड़िया बर्तन है, सब उठा के ले जाके, लेकिन न टैक्स देगा तक गिल लो। इसका हालत खराब होगा कि ना होगा। जो पैसा इसको खेती में लगाना चाहिए था वो कहाँ लगाएगा, जो नुकसान हुआ है उसमें। इसकी हालत रद्दी। सरकार उतना बढ़िया काम कर नहीं रही है, सिंचाई सबकी व्यवस्था कर नहीं रही है, उत्पादन बढ़िया हो नहीं रहा है, तो इसने किसानों की हालत और ज्यादा खराब कर दी थी, समझ गए। उसके बाद जब हम आजाद हुए तो यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूमि में सुधार, क्योंकि भूमि बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में थी, तो उसको किसानों को देना था, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। आज भी स्थिति खराब है, और इस कारण आज भी देखो तो हम लोग बढ़िया उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भूमि में सुधार नहीं हुआ है। ठीक, एक और कारण है, हमनी के जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और खेत के आकार दिन प्रतिदिन घट रहा है, तो छोटे खेतों में उत्पादन बढ़िया नहीं होता है, ये भी हमारी एक समस्या है। देखो यहाँ बताया गया है कि भारत के 60% से ज्यादा किसान के पास कितना जमीन है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और 40% तो ऐसे लोग हैं जिनके पास से आधा हेक्टेयर भी भूमि नहीं है। मतलब हालत एकदम रद्दी है। अब वो क्या उत्पादन करे, अपना जीवन गुजारने के लिए तो उसका उत्पादन हो नहीं पा रहा है, बेचने के लिए का वो खाक करे, तो इस वजह से क्या हो रहा है, उत्पादन घट रहा है, और ये हमारी कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है, समझ गई, ये भी एक समस्या है। उसके बाद है तुम्हारा वाणिज्यिकरण। आज भी देखो तो हम लोग उत्पादन जो करते हैं फसल के, उसका पहला उद्देश्य होता है पेट भरना। हम लोग बेचने के उद्देश्य से भी खेती नहीं करते हैं, जो बेचने के उद्देश्य से किया जाता है उसको कहते हैं वाणिज्य। ठीक, तो यहाँ पे वाणिज्यिकरण नहीं हुआ है, यानी कृषि बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि खाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो सब तो हम खा गए, बेचे है ये ना, इनकम हुआ है ये ना, तो विकास कहाँ से होगा। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप अगला साल ट्रैक्टर कहाँ से खरीदिएगा, होगा तब ना खरीदिएगा। तो इस वजह से भी हमारा क्या है, कृषि पीछे है। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद है तुमको व्यापक अल्प रोजगारी। देखो कृषि में एगो बेरोजगारी भी पाया जाता है, दूगो, एगो छिपी बेरोजगारी, एक मानसूनी बेरोजगारी। ये सब 9th-10th में पढ़ना था। छिपी मतलब देखो क्या होता है, छिपी बेरोजगारी। हमारा पास 1 बीघा जमीन है, हमने 3 जाने ही, हम भैया पापा, अगर चाहे तो एक व्यक्ति भी उस 1 बीघे पर बढ़िया से खेती कर सकता है। लेकिन अगर हमारा भी कोई काम नहीं है, पापा के भी कोई काम ना है, आप भैया के भी कोई काम ना है, तो हम तीनों क्या करेंगे, उसी 1 बीघा में लगे रहेंगे। देखने वाले लोगों को क्या लगेगा कि तीनों बाप बेटा मिल करके काम कर रहा है, क्या सच में हमने तीनों काम कर रहे हैं। जरूरत एक एक के है, दूगो फालतू में है, वो घर पे नकारा बैठा हुआ है, बेरोजगार है, इसलिए वहां काम कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि इसको रोजगार मिलल है, तो छिपी बेरोजगारी है वो बेरोजगार लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक होता है तुमको मानसूनी बेरोजगारी। देखो मुख्य रूप से कृषि में रोजगार कब मिलता है, धान के खेती में। धान को रोपना है, सोहना है, काटना है, पिटना है, दौनी करना है, कुटना है, इसमें रोजगार मिलता है, मजदूरों को मिलता है। अभी गेहूं के सीजन है, हार्वेस्टर आएगा, 1 घंटा में पूरा तो खेत काट के चला जाएगा, मजदूर क्या करे। और देखो मजदूर से भी तू कटवाई, कितना दिन लगेगा, महीना दिन। महीना दिन में पूरा जो आपका मैदान है वो खाली हो जाएगा, सब खेत खाली, मजदूर काटे तब। हार्वेस्टर तो 10 से 15 दिन में खाली कर देगा, वो महीना दिन लेगा। महीना दिन बाद क्या करेगा, क्या कि अभी तो कोई खेती नहीं होता है, अब सीधे कब खेती होगा, धान के। अभी हम लोग फसल रोपते हैं, कोई अपना साग सब्जी ऐसी रोपते हैं, गाय भैंस के खाने के लिए जो ज्वार बाजरा है वो सब के खेती करते हैं, हल्का फुल्का मक्का करते हैं, क्या इसमें मजदूर की आवश्यकता है, 1-2 गो मिल जाए काफी है। तो जो मजदूर कृषि पर निर्भर हैं उनका हल क्या होगा, बेरोजगार। तो क्या करेंगे, रोजगार के तलाश में जाएंगे। अब कहीं पे उनको परमानेंट रोजगार मिल गया तो क्यों आएंगे कृषि में,
वो छोड़ के, तो कृषि पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो अल्प बेरोजगारी है, इसके वजह से लोग कृषि में आना नहीं चाहते हैं। एक डॉक्टर के बेटा कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, आईएएस के बेटा कहेगा कि आईएएस बनेंगे, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनेगा, टीचर के बेटा टीचर बनेगा, नेता के बेटा नेता बनेगा, लेकिन एक किसान के बेटा कभी नहीं कहता है कि हम किसान बनेंगे, क्योंकि इसमें हालत खराब हो जाता है। और भारत में कहो तो कहा जाता है कि भारत में कृषि प्रकृति के साथ जुआ है, हम और प्रकृति खेलते हैं, कौन जीतेगा। अभी देखो हम लोग का फसल तैयार था, बारिश हो गया, सब गेहूं का हो गया, बर्बाद होगा। हवा चल रही है, सब गिर जाएगा, गिर जाएगा तो काटने में नहीं बनेगा, बर्बाद होगा ना। तो प्रकृति के साथ जुआ हो रहा है कि नहीं। फसल तैयार है, ओकरा बाद देख रहे हैं धान एकदम कटेला तैयार है, ओकरा बाद एकदम बड़ा फुला बरखा हो गया, चलिए सब धान गिर गया, अब काटित रहो। तो ये समस्या है हमारे पास, बेरोजगारी भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद भूमि का निम्नीकरण, देखो हरित क्रांति से एक फायदा तो ये हुआ कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन नुकसान भी हुआ है, इसने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर दिया। हम लोग जो इसमें पूरा पटवन किए ना, खेत को पटाए, सिंचाई किए, जो कीटनाशक दवा डाले, रासायनिक खाद डाले, उन वजहों से खेत की जो मिट्टी है वो विषैला हो गया, उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई और उत्पादन शक्ति घट गई। इसके अलावा हम पशुचारण करते हैं, खनन करते हैं, मृदा अपरदन हो रहा है, इन वजहों से भूमि का निम्नीकरण हो गया। निम्नीकरण मतलब समझती है, जब कोई भूमि खेत खेती करने लायक न रह जाए, कृषि करने लायक न रहे, तो कहते हैं कि उस भूमि का क्या हो गया, निम्नीकरण। तो बहुत सारे ऐसे भूमि हैं, लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर अब तक भूमि बर्बाद हो चुका है, जिसपे खेती होता था, लेकिन आज खेती नहीं हो रहा है। तो ये सब हमारे देश के कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का क्लास खत्म हुआ। कल आप लोगों को भारतीय भवन का जो टॉपिक बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, हाँ, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, राधे राधे।